फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 41। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। सी 41। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 41। महामहिम अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। औपचारिकताओं से छुटकारा पाएं। लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा, मंत्री जी, ऐसा क्या हुआ है कि आप इतने परेशान दिख रहे हैं? महामहिम को रिपोर्ट करना। हेशेन ने अपने हाथ आपस में जोड़े और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, हमारे राष्ट्रीय खजाने में पैसा लगभग खर्च हो चुका है। अगर हम राजस्व में वृद्धि और खर्चों में कटौती शुरू नहीं करते हैं तो हम अगले महीने वेतन का भुगतान नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपका विनम्र सेवक इस मामले की जानकारी महामहिम को देने आया है। लिन बेईफान हैरान रह गए, इतनी जल्दी? बेशक ये जल्द ही होगा। हेशेन ने अपनी शिकायतें व्यक्त की। महाराज, आपको इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। जब से आपने कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा की है, तब से हम लाखों मजदूरों को इकट्ठा कर चुके हैं। हर महीने दी जाने वाली मजदूरी पहले ही 300,000 टेल से ज़्यादा हो चुकी है। इसके अलावा अदालत और सेना के संचालन को बनाए रखने के लिए हमें हर महीने 300,000 से ज़्यादा टेल चांदी का भुगतान करना पड़ता है। कुल मिलाकर ये लगभग 700,000 टेल चांदी के बराबर है जो हर महीने चुकाना पड़ता है। 2 महीने बीत चुके हैं और राष्ट्रीय खजाने ने पहले ही 1.4 मिलियन टेल आवंटित कर दिए हैं, जिससे 300,000 टेल से भी कम बचे हैं। अगर कोई आय नहीं हुई तो हम अगले महीने धन वितरित नहीं कर पाएंगे। महामहिम, कृपया इस मामले पर गौर करें। लिन बेईफान ने पूछा, खाद्य आपूर्ति के बारे में क्या? जहां तक खाद्य आपूर्ति का प्रश्न है, फिलहाल कोई समस्या नहीं है। हेशेन ने याओयाओ को प्रणाम किया और कहा, मिस याओयाओ हमेशा से भोजन पहुंचाती रही हैं, इसलिए हमारे पास बहुत सारा भोजन है। बस हमारे पास पैसे नहीं हैं। लिन बेईफान ने पूछा, कर राजस्व के बारे में क्या? हेशेन ने तुरंत सूचना दी, महाराज, कर राजस्व लगभग 200,000 ताइल चांदी प्रति माह है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन बेईफान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, कोई बदलाव क्यों नहीं हुआ? मैंने इतना सारा पैसा खर्च किया है, क्या इससे कोई व्यवसाय नहीं बढ़ा है? हेशेन ने विलाप करते हुए कहा, महाराज, आपने पैसा वितरित किया है, लेकिन वे सभी इसे खर्च करने से कतराते हैं। उन्होंने इसे बचाकर रखा है। अगर पैसा खर्च नहीं किया जाएगा तो व्यापार कैसे हो सकता है? व्यापार के बिना कर राजस्व कहाँ से आएगा? लिन बेईफान ने अपने माथे पर हाथ मारा, ये सच है। वे सभी मेहनती आम लोग हैं जो किफ़ायती तरीके से जीने के आदी हैं। जब वे पैसे कमाते हैं तो सबसे पहले वे उसे बचाते हैं, खर्च नहीं करते। छोटे मूर्ख सम्राट, मैंने तुमसे कहा था, तुम्हारा तरीका काम नहीं करेगा और अब तुम नुकसान में हो, है न? याओयाओ जोर से हंस पड़ा। महामहिम, राष्ट्रीय खजाने में वाकई पैसे खत्म हो चुके हैं। अब सबसे अच्छा उपाय यह है कि सभी शरणार्थियों को तितर-बितर कर दिया जाए और तब तक इंतजार किया जाए जब तक कि हमारे पास भूमि सुधार और नदी परियोजनाओं को जारी रखने के लिए और अधिक धन न हो जाए। हम उन्हें तितर-बितर न करने का विकल्प भी चुन सकते हैं, लेकिन वेतन न देकर केवल भोजन उपलब्ध करा सकते हैं। मेरा मानना है कि अभी भी शरणार्थियों का एक समूह होगा जो यहीं रहना पसंद करेगा। हेशेन ने अपनी सलाह देने का अवसर लिया। लिन बेईफान ने अपना सिर हिलाया, हम लोगों को तितर-बितर नहीं कर सकते और हम मजदूरी भी कम नहीं कर सकते, अन्यथा यह विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति को प्रभावित करेगा। समय ही पैसा है और मैं देरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन महाराज, हमारे पास सचमुच कोई पैसा नहीं बचा है, हेशेन ने चिंतित होकर कहा। इस समय याओयाओ ने लिन बेईफान की ओर हाथ हिलाया, छोटे मूर्ख सम्राट, अगर आपके पास नकदी कम है तो आप मुझसे उधार ले सकते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं मांगूंगा, बस 30% ब्याज दर पर। लिन बेईफान के पास कहने को शब्द नहीं थे, फिर भी वह दावा कर रही थी कि उसने ज़्यादा कुछ नहीं मांगा था। इतना बेशर्म! 30% ब्याज दर को पहले से ही अत्यधिक ब्याज माना जाता है। क्या वह सचमुच उसे बहुत बड़ा मूर्ख समझती है? लिन बेईफान ने अपना सिर हिलाया, पैसे उधार लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस छोटी सी समस्या को खुद ही संभाल सकता हूँ। याओयाओ उलझन में थी, आप इसे कैसे हल कर सकते हैं? आपका राष्ट्रीय खजाना खाली है। सबसे साधन संपन्न महिला भी चावल के बिना खाना नहीं बना सकती। आप हवा से पैसे नहीं बना सकते, है न? सचमुच, मेरे पास पैसे नहीं हैं। लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन क्या आम लोगों के हाथ में पैसा नहीं है? मैंने पहले ही 1.4 मिलियन टेल चांदी वितरित कर दी है, वे अब काफ़ी अमीर हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। याओयाओ के दिमाग में तुरंत यह विचार आया, क्या ये हो सकता है कि आप उन्हें लूटना चाहते हैं? लिन बेईफान ने अपना सिर हिलाया, मैं ऐसा जघन्य कृत्य कैसे कर सकता हूँ? मेरे पास उन्हें स्वेच्छा से और यहाँ तक कि उत्सुकता से पैसे सौंपने का एक तरीका है। याओयाओ और हेशेन दोनों अचंभित रह गए, ऐसी विधि संभवतः कैसे हो सकती है? लिन बेईफान ने पूछा, मंत्री जी, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या लोहारी से बचे हुए लोहे के लावा को रखा गया है? हेशेन ने सिर झुकाकर कहा, आपके विनम्र सेवक ने महाराज के आदेशों का पालन किया है।
लोहारी से निकले लोहे के अवशेषों को लापरवाही से नहीं निपटाया गया है, बल्कि उन्हें इतने समय तक रखा गया है और अब वे एक पहाड़ के रूप में जमा हो गए हैं। अच्छा, लिन बेईफान ने संतोष में सिर हिलाया। और चूना पत्थर के बारे में क्या? महाराज को सूचित करें कि चूना पत्थर का भी लगातार खनन किया जा रहा है और अब यह एक पहाड़ के रूप में ढेर हो गया है। उत्कृष्ट। लिन बेईफान ने एक बार फिर संतुष्टि में सिर हिलाया। मिट्टी और गाद के साथ सब कुछ तैयार है। लिन बेईफान खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, लिखने का ब्रश, स्याही, कागज और स्याही का पत्थर लाओ। कुछ ही देर बाद हिजड़े लेखन सामग्री लेकर आ गए। लिन बेईफान ने ब्रश उठाया और कागज पर जोरदार और तेज गति से लिखना शुरू कर दिया। याओयाओ और हेशेन ने अपने दिलों में एक अदम्य खुजली के साथ देखा। एक क्षण बाद हेशेन ने स्वयं को रोक न सका और पूछा, महाराज आप क्या कर रहे हैं? लिन बेईफान ने अपना लेखन ब्रश नीचे रखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं घर बनाने के लिए सीमेंट बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। सीमेंट, मकान बनाना, दोनों अचंभित थे। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 42। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C42 पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 42। वे मकान बनाना तो जानते थे, लेकिन सीमेंट क्या है? क्या इस चीज़ का इस्तेमाल घर बनाने के लिए किया गया था? उन्होंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? उनके हाव भाव देखकर लिन बेईफान को पता चल गया कि उन्हें क्या हैरानी है और वह हंस पड़ा। सीमेंट का इस्तेमाल वाकई घर बनाने में होता है। यह एक ऐसा उत्पाद है जिसे लोहे के स्लैग, चूने और मिट्टी को मिलाकर बनाया जाता है। सीमेंट से घर बनाने का काम अगर जल्दी से किया जाए तो इसे सख्त होने में सिर्फ 3 से 4 दिन लगते हैं और इसकी मजबूती हमारे शाही महल के परिसर से कम नहीं होती। समझे? वे दोनों आश्चर्य से हौंफने लगे। एक घर 3 से 4 दिनों में बनाया जा सकता है और इसकी मजबूती शाही महल परिसर के बराबर है। ये कैसे संभव है? मजाक करना बंद करो। मैं जानता हूं कि आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जल्द ही आप समझ जाएंगे। लिन बेईफान ने हेशेन को ताज़ा लिखा हुआ कागज़ थमाते हुए उसे निर्देश दिया, यहाँ बताई गई विधि का पालन करो और सीमेंट बनाने के लिए तुरंत जनशक्ति का प्रबंध करो। जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। सीमेंट बन जाने के बाद मैं तुम्हें घर बनाना सिखाऊंगा। हाँ महाराज। हेशेन ने आदरपूर्वक लेखन से भरा कागज़ स्वीकार किया। यद्यपि उसके मन में अभी भी कई प्रश्न थे, परंतु ये देखकर कि सम्राट विस्तार से बताना नहीं चाहता था, उसने आगे कुछ पूछने से परहेज किया। सम्राट द्वारा सौंपे गए कार्य, चाहे कितने भी तुच्छ हों, बहुत महत्वपूर्ण होते थे। वापस लौटने के बाद हेशेन ने जल्दी से अपने लोगों को इकट्ठा किया और कागज़ पर दिए निर्देशों का पालन करते हुए सीमेंट का निर्माण किया। इसके अतिरिक्त लिन बेईफान के अनुरोध के अनुसार उन्होंने कई ईंट के सांचे भी बनाए। 3 दिन बाद हेशेन ने एक बार फिर महल में प्रवेश किया। महाराज, सीमेंट और सांचे बन चुके हैं। लिन बेईफान ने अपने हाथ में फल रखा, ताली बजाई और कहा, अच्छा तो चलो अब घर बनाना शुरू करते हैं। कुछ कारीगरों को बुलाओ, मैं उन्हें सिखाऊंगा कि सीमेंट से घर कैसे बनाते हैं। आधे घंटे बाद लिन बेईफान और अन्य लोग शहर के बाहर एक खुली जगह पर पहुंचे। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन ध्यान से देखो, मैं ये केवल एक बार ही सिखाऊंगा। हाँ महाराज। सभी ने झुककर आज्ञा का पालन किया। सबसे पहले रेत और सीमेंट को एक साथ मिलाएं, यह अच्छी तरह से मिश्रित होना चाहिए। रेत, पत्थर और सीमेंट पूरी तरह से मिल जाने के बाद पानी डालें और तब तक मिलाएं जब तक मिश्रण एक समान न हो जाए। रेत, पत्थर, सीमेंट और पानी का अनुपात है। परिणामी घोल को मिट्टी की ईंटें बनाने के लिए सांचों में डाला जाता है। इन मिट्टी की ईंटों के सूखने के बाद वे हमारी सामान्य लाल ईंटों और हरी ईंटों की तरह कठोर हो जाती हैं और इनका उपयोग घर बनाने के लिए किया जा सकता है। बेशक इस प्रक्रिया के दौरान लिन बेईफान मुख्य रूप से सिर्फ बातें कर रही थी, जबकि नीचे के लोग काम में व्यस्त थे। एक दिन बीत गया और उस दिन का मुख्य कार्य मिट्टी की ईंटें बनाना था। एक बार जब वे सूख जाते हैं तो उनका उपयोग घर बनाने के लिए किया जा सकता है। पिछले 2 दिनों से सूरज चमक रहा है, इसलिए वे परसों उपयोग के लिए तैयार हो जाने चाहिए। तीसरे दिन लिन बेईफान फिर आया। मिट्टी की ईंटें सूख गई हैं और उनका इस्तेमाल घर बनाने में किया जा सकता है। आप सभी कुशल कारीगर हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कैसे निर्माण करना है ना? केवल एक बात का उल्लेख करना है कि इस मिट्टी का उपयोग ईंटों के बीच एक चिपकने के रूप में किया जा सकता है और यह बहुत मजबूत है। लिन बेईफान के मार्गदर्शन में कारीगरों ने मिट्टी की ईंटों से घर बनाना शुरू किया। लगभग एक दिन में उन्होंने 4 दीवारें बिछाने का काम पूरा कर लिया। इसे 1 दिन तक सूखने दें और जब सीमेंट पूरी तरह सूख जाए तो हम छत का निर्माण शुरू कर सकते हैं। 2 दिन बाद लिन बेईफान फिर आया और पाया कि दीवारों में सीमेंट पूरी तरह से सूख गया था और बेहद सख्त हो गया था। अब हम छत बना सकते हैं। बीम लगाएं और बीम के बाद सीमेंट बोर्ड बिछाएं। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। श्रमिकों ने कई लंबी और मोटी लकड़ी की बीमें लीं और उन्हें दीवारों के ऊपर बने खांचों में रखकर क्षैतिज बीम का निर्माण किया।
इसके बाद उन्होंने पहले से सुखाए गए सीमेंट के बोर्ड को बीम के ऊपर बिछा दिया। देखो, क्या यह एक बड़ा और मजबूत घर नहीं है जो अच्छी तरह से बनाया गया है? लिन बेइफान ने मुस्कुराते हुए कहा। सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित थे। सचमुच इसका निर्माण हो चुका है और इसमें केवल 5 दिन लगे। निर्माण की गति बहुत तेज है। जी हाँ, सामान्यतः निर्माण कार्य में 10 दिन से लेकर आधे महीने तक का समय लगता है, लेकिन अब ये 5 दिन में पूरा हो जाएगा। चमत्कार नहीं, इसे दैवीय उपलब्धि कहना चाहिए, लिन बेइफान ने हंसते हुए कहा। दरअसल ये और भी तेज हो सकता था क्योंकि हमने सीमेंट की ईंटें बनाने में 2 दिन लगाए थे। अगर हमारे पास घर बनाने के लिए सीमेंट की ईंटें तैयार होती तो हम पहले दिन दीवारें बना सकते थे, दूसरे दिन उन्हें सूखने दे सकते थे और तीसरे दिन छत डाल सकते थे। ये सिर्फ 3 दिनों में पूरी तरह से बन सकता था। सभी लोग बार बार सिर हिला रहे थे, उनके हृदय में बहुत आश्चर्य था। उसी समय हेशियन सीमेंट के घर के सामने पहुंचा, चाकू निकाला और थोड़ा जोर लगाकर काट दिया। परिणाम ये हुआ कि संरचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फिर उसने दुगुनी ताकत लगाई, लेकिन फिर भी वह छेद नहीं हो सका। इसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति का 3/10, 4/10, 5/10 हिस्सा इस्तेमाल किया। जब तक उन्होंने अपनी ताकत का 6/10 हिस्सा इस्तेमाल नहीं किया, तब तक वे कुछ निशान छोड़ने में सफल नहीं हुए। लेकिन उसका चाकू पहले ही खरोंचदार हो चुका था। हेशियन ने आश्चर्य से कहा, इतनी मजबूत दीवार। इस विनम्र सेवक को सिर्फ कुछ निशान छोड़ने के लिए अपनी 60% ताकत लगानी पड़ी। इस दीवार की मजबूती शाही महल के आंगन की दीवारों से कम नहीं है। क्या यह इतना मजबूत है? तो फिर मैं भी कोशिश करूंगा। सभी ने बारी बारी से प्रयास किया और पाया कि जैसा कि हेशियन ने कहा था, घर वास्तव में बहुत मजबूत था। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 43। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C43 पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 43। ये वास्तव में बड़ा और मजबूत है, बिल्कुल मेरे अपने घर जैसा। इसके अलावा इतना बड़ा घर सिर्फ 3 से 5 दिन में बना लेना कितनी तीव्र गति है। हाँ, मेरे घर की तरह इसे बनाने में पूरा 1 महीना लगा, लेकिन फिर भी इसकी तुलना इस घर से नहीं की जा सकती। ये सीमेंट सचमुच निर्माण के लिए एक चमत्कार है। बहुत बढ़िया चीज़ है। सभी लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। केवल इतना ही नहीं, हेशियन ने कहा, यह सीमेंट निर्माण में अद्भुत काम करता है। इसके अलावा इसका उपयोग बांध, शहर की दीवारें, सड़कें आदि बनाने में भी किया जा सकता है और इसके परिणाम और भी बेहतर होंगे। हाँ, ये सच है। मैंने कभी इस बारे में क्यों नहीं सोचा। अधिकारी जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सच है। घरों का निर्माण बहुत तेजी से होता है। शहर की दीवारों की मरम्मत की गति भी अविश्वसनीय रूप से तेज होगी। सचमुच ये कितनी अद्भुत बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सीमेंट का आविष्कार वास्तव में महामहिम ने किया था। हेशियन ने लिन बेइफान को उन्मादी और प्रशंसा भरी आंखों से देखा। इससे साबित होता है कि महामहिम भाग्य के सच्चे पुत्र हैं, सभी युगों के लिए एक ऋषि राजा। इस प्रकार उन्हें राष्ट्र स्थिरीकरण दिव्य कलाकृति सीमेंट का आविष्कार करने के लिए दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। ऐसे ऋषि राजा के साथ हमारा ज़िया साम्राज्य निश्चित रूप से तेजी से बढ़ेगा, प्रमुखता प्राप्त करेगा, सभी दिशाओं को भयभीत करेगा, युगों तक टिकेगा और अनंत काल तक बिना रुके जारी रहेगा। अन्य लोगों ने एक स्वर में चिल्लाकर कहा, ऐसे बुद्धिमान राजा के साथ हमारा ज़िया साम्राज्य निश्चित रूप से तेजी से आगे बढ़ेगा, प्रमुखता प्राप्त करेगा, सभी दिशाओं को भयभीत करेगा, युगों तक कायम रहेगा और अनंत काल तक बिना रुके चलता रहेगा। तब हेशियन ने कहा, महामहिम अमर रहें। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अन्य लोगों ने भी उच्च स्वर में कहा, सम्राट अमर रहे। यहाँ तक कि याओ याओ भी यह कहने से खुद को नहीं रोक पाए, छोटे मूर्ख सम्राट, आप वाकई प्रभावशाली हैं। मैंने पहले आपको कम आंका था। भीड़ की चापलूसी भरी जय जयकार के बीच लिन बेइफान खुशी से झूम उठे और विजयी भाव से हंसने लगे। हाँ हाँ, मेरे प्यारे मंत्रियों, आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। आप सभी के लौटने से पहले उदार पुरस्कार दिए जाएंगे। धन्यवाद महाराज, भीड़ ने फिर से एक स्वर में कहा। ठीक है, चलो गंभीर मुद्दे पर वापस आते हैं। लिन बेइफान ने खांसते हुए अपने बगल में स्थित कंक्रीट के घर की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे मंत्रियों, आपको क्या लगता है कि ऐसे घर को बेचने के लिए उचित मूल्य क्या होगा? महाराज को सूचित करते हुए उन्होंने कहा कि इतने बड़े और मजबूत मकान के लिए कम से कम 50 या 60 टाइल मिलना चाहिए। हाँ, मेरे जैसा एक विनम्र सेवक भी सोचता है कि 50 या 60 टाइल उचित होगा। जैसे कि मैंने पहले जो घर खरीदा था, जो लगभग उसी आकार का था, उसकी कीमत मुझे 60 टाइल पड़ी थी। लिन बेइफान ने उदासीनता से अपना सिर हिलाया। ये बहुत ज़्यादा है। मैं इन घरों को आम लोगों को बेचने की योजना बना रहा हूं और उनके लिए 50 या 60 टाइल पहले से ही एक खगोलीय कीमत है। वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हेशियन ने 3 उंगलियां उठाईं। तो चलो इसे 40 टाइल चांदी बनाते हैं। लिन बेइफान ने फिर भी अपना सिर हिलाया।
यह अभी भी बहुत अधिक है। 30 टैल चांदी के बारे में क्या ख्याल है? लिन बेईफान ने फिर भी अपना सिर हिलाया। यह अभी भी बहुत ज़्यादा है। औसत आम आदमी महीने में 200 वेन कमाता है, जो कि साल में 2.4 टैल चांदी के बराबर है। बिना खाए पिए उन्हें घर खरीदने के लिए पर्याप्त बचत करने में 12 साल लग जाएंगे। अगर वे किफ़ायती तरीके से जीवन जीते हैं तो उन्हें 20 साल से ज़्यादा समय लगेगा। एक व्यक्ति के जीवन में कितने 20 साल होते हैं? इसके अलावा अत्यधिक उच्च आवास की कीमतें अच्छी नहीं हैं, वे अर्थव्यवस्था को दबाती हैं। इसलिए मेरा मानना है। लिन बेईफान ने 2 उंगलियां उठाईं। 20 टैल चांदी पर्याप्त होगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भीड़ एक बार फिर हैरान रह गई। महाराज, क्या इतने अच्छे घर के लिए 20 टैल बहुत सस्ते नहीं हैं? क्या हमें नुकसान नहीं होगा? क्या हमें कीमत थोड़ी और नहीं बढ़ानी चाहिए? लिन बेईफान ने अपना सिर हिलाया। दरअसल इसमें शायद ही कोई लागत शामिल है। यह ज़मीन मेरी है, इसलिए इसमें एक पैसा भी खर्च नहीं होता। घर बनाने के लिए सीमेंट और कच्चा माल बगल के पहाड़ से खोद कर लाया जाता है, इसलिए इसमें भी ज़्यादा खर्च नहीं होता। जहाँ तक मजदूरी की बात है तो इन मजदूरों को खनिकों से लिया गया था, जिनकी मजदूरी पहले ही चुकाई जा चुकी थी। तो कुल मिलाकर इस तरह का घर बनाना बहुत सस्ता है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। वास्तव में इसमें ज़्यादा खर्च नहीं हुआ। इसे थोड़ा सस्ता बेचना भी एक लाभ माना जा सकता है जो मैं लोगों को देता हूँ। हेशेन ने सहजता से आपकी प्रशंसा करते हुए कहा, महाराज वास्तव में युगों के ऋषि हैं, जिनकी उदारता अद्वितीय है। भीड़ ने एक स्वर में कहा, महामहिम सचमुच युगों के ऋषि कहलाने के हकदार हैं, जिनकी उदारता अद्वितीय है। लिन बेईफान एक बार फिर गर्व से हंसे। हाँ हाँ। हंसने के बाद लिन बेईफान ने एक नक्शा दिखाया और कहा, राजधानी शहर इतने सारे लोगों को समायोजित करने के लिए बहुत छोटा है। इसलिए मैं राजधानी शहर के बगल में एक नया शहर विकसित करने की योजना बना रहा हूँ। सीमेंट का उपयोग करके घर और सड़कें बनाऊंगा ताकि लोग शांति और संतोष से रह सकें और काम कर सकें। ये वह योजना नक्शा है जिस पर मैं पूरी रात काम कर रहा हूँ। एक नज़र डालें और देखें कि आपको क्या लगता है। सभी ने देखा और सामूहिक रूप से आश्चर्य से हौंफने लगे। नक्शे में साफ सुथरे ढंग से पंक्तिबद्ध घर, चौड़ी और साफ सुथरी सड़कें और ऊंची ऊंची भव्य शहर की दीवारें दिखाई गईं। ये सिर्फ एक नए शहर का विकास नहीं था, ये स्पष्टतः एक शाही शहर का निर्माण था। महाराज, क्या ये सचमुच संभव है? क्यों नहीं? सफलता हमारे प्रयासों पर निर्भर करती है। जब तक हम अपना सर्वश्रेष्ठ देते रहेंगे, हम एक दिन सफल होंगे। लिन बेईफान ने हंसते हुए कहा, उसका दिल आत्मविश्वास से भरा हुआ था। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 44। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C44 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 44। उसके बाद लिन बेईफान ने सभी मामलों को हेशेन पर छोड़ दिया और फिर आनंद लेने के लिए चला गया। हेशेन बहुत असहाय और पूरी तरह निराश महसूस कर रहा था। राष्ट्रीय खजाने का मुद्दा अभी भी अनसुलझा था और अब अन्य कई परेशान करने वाले मामले सामने आ गए थे। ये व्यावहारिक रूप से उनकी मृत्यु का समय था। लेकिन चाहे वह अंदर से कितना भी परेशान क्यों न हो, वह केवल सहन कर सकता था और अपनी नाक पकड़कर आगे बढ़ सकता था। इसके बाद हेशेन ने हजारों लोगों को राजधानी शहर के बगल में खुले मैदान में इकट्ठा किया, जहां उन्होंने सीमेंट के घरों का निर्माण शुरू किया। कुछ ही दिनों में जमीन से सीमेंट के मकानों की कतारें उभर आईं। साथ ही ये भी विज्ञापन दिया गया कि ये मकान बिक्री के लिए हैं। इस स्थिति ने शीघ्र ही राजधानी शहर के आम लोगों का ध्यान आकर्षित किया, जो अपने खाली समय में इसे देखने के लिए आए थे। क्या यहाँ मकान बिक्री के लिए हैं? बेशक, वे बिक्री के लिए हैं। हमने उन्हें खास तौर पर बेचने के लिए बनाया है। एक अधिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये घर थोड़ा अजीब लग रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सभी घर सीमेंट से बने हैं। मैं आपको बता दूं, ये सीमेंट एक प्रकार की निर्माण सामग्री है जिसका आविष्कार महामहिम ने किया था। सीमेंट से घर बनाना बहुत तेज है और वे बड़े और मजबूत भी होते हैं। मेरी बात पर यकीन नहीं होता? आइए और खुद ही देख लीजिए। शहर के लोग इसे आजमाने के लिए घर में चले आए। ये घर सचमुच बहुत मजबूत है, बिल्कुल हरी ईंटों से बना हुआ। ये सच है, यहाँ तक कि एक कुदाल भी इसे तोड़ नहीं सकता। कितना बढ़िया घर है। इसी समय किसी ने पूछा, इतना बढ़िया घर है, इसकी कीमत कितनी है? अधिकारी ने 2 उंगलियां उठाईं। केवल 20 टैल चांदी। भीड़ अविश्वास से भड़क उठी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या सिर्फ 20 टाइल में इतना बढ़िया घर? ये बहुत सस्ता है। मेरे घर को हरी ईंटों से बनाया गया है, जिसकी कीमत मुझे 60 टैल चांदी पड़ी है। मेरा घर, हालांकि लाल ईंटों से बना है, उसकी कीमत भी 40 टैल चांदी की है। केवल 20 टाइल, इतना अच्छा सौदा कैसे हो सकता है? अधिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि महाराज दयालु हैं और जानते हैं कि जीवन हर किसी के लिए आसान नहीं है, इसलिए वे आपको ये आधी कीमत पर बेचने की पेशकश कर रहे हैं। आह, मैं समझ गया। भीड़ ने आश्चर्य से कहा,
तभी किसी ने मुश्किल से कहा, मकान तो बढ़िया है और 20 टाइल काफ़ी सस्ते हैं, लेकिन मैं एक साथ इतने पैसे नहीं जुटा सकता। इसकी चिंता मत करो, अधिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा। महामहिम ने इस मुद्दे पर पहले ही विचार कर लिया है। महामहिम ने कहा कि आप पहले घर में चले जाएं और फिर किश्तों में भुगतान करें। जब भी आप भुगतान पूरा कर लेंगे, घर आपका हो जाएगा। क्या वाकई इतना अच्छा सौदा है? लोग एक बार फिर चौंक गए। क्या महामहिम, जिनके शब्द सोने और जैद के समान मूल्यवान हैं, आपको धोखा देंगे? अधिकारी ने एक शाही फरमान निकाला और उसे चिपका दिया। यह शाही फरमान है जिसे महामहिम ने खुद जारी किया है। आप खुद ही देख लीजिए। सभी लोग सचमुच पढ़ते रहे। शाही घोषणा में साफ साफ कहा गया था कि ये कल्याणकारी घर आम लोगों को दिए जा रहे हैं। हर व्यक्ति सिर्फ एक यूनिट ही खरीद सकता था और हर घर की कीमत 20 टैल चांदी थी। यदि किसी के पास पर्याप्त धन नहीं होता था तो किश्तों में भुगतान एक विकल्प था, जिसमें नियमित मासिक भुगतान 30 से 100 वें तक होता था। एक बार भुगतान पूरा हो जाने पर मकान पूरी तरह से निजी स्वामित्व में होगा। यदि निर्धारित समय तक धनराशि का भुगतान नहीं किया जा सका तो 2 महीने की छूट दी जाएगी। यदि फिर भी भुगतान करना संभव न हुआ तो मकान राज्य द्वारा पुनः ले लिया जाएगा। नीचे लगभग हर पहलू को कवर करने वाले कई विस्तृत नियम दिए गए हैं। हर चीज़ को ध्यान में रखा गया है। हर कोई इस प्रस्ताव से बहुत आकर्षित है क्योंकि मकान अविश्वसनीय रूप से सस्ते हैं, मात्र 20 टैल में उपलब्ध हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो यह कोई समस्या नहीं है। आप किश्तों में भुगतान कर सकते हैं और जल्दी घर में शिफ्ट हो सकते हैं। हर महीने आप अपनी पसंद के आधार पर 30 से 100 वें तक की राशि का भुगतान करते हैं, इसलिए दबाव बहुत अधिक नहीं होता है। इस समय अधिकारी चिल्लाया, मित्रों, पहले चरण के लिए हम केवल 100,000 घर बना रहे हैं, जिसमें आधे साल से ज़्यादा समय लगेगा। आधे साल के बाद ही हम घरों के दूसरे चरण का निर्माण शुरू कर पाएंगे। घरों की संख्या सीमित है, इसलिए यदि आप कोई घर खरीदना चाहते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी काम करना होगा। इस तरह आधे साल में आप एक बड़े और मजबूत कंक्रीट के घर में जा सकते हैं। अन्यथा आपको अगले साल तक इंतजार करना होगा। हालांकि वास्तविक खरीदारों की तुलना में देखने वालों की संख्या अधिक थी तथा बहुत कम लेन देन हुआ। ये खबर पूरे देश में तेजी से फैल गई और हर कोई इस स्थिति का उपहास करने लगा। मूर्ख सम्राट वास्तव में घर बेच रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा होगा क्योंकि राष्ट्रीय खजाने में कोई पैसा नहीं बचा है, इसलिए उसने धन जुटाने के लिए ये तरीका निकाला है। बेशक, जिस तरह से वह पैसा खर्च करता है, कौन सा देश उसे संभाल सकता है? हाँ, मैंने सुना है कि केवल 2 महीनों में ही उन्होंने 10 लाख से अधिक टैल खर्च कर दिए हैं और राष्ट्रीय खजाना बहुत पहले ही खाली हो चुका है। परिणामस्वरूप अब वह घर बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह बहुत सारे घर नहीं बेच पा रहा है। उसे पैसे वापस नहीं मिल पा रहे हैं। हाँ हाँ, मूर्ख सम्राट, जो उसने बोया है वही उसे मिल रहा है, यही उसका हक है। हालांकि मेरी जिज्ञासा यह है कि यह सीमेंट क्या है? किसे परवाह है, कौन जानता है? हेशेन ने ये सब अपनी आंखों से देखा और अपने हृदय में चिंताग्रस्त हो गया, क्योंकि धन बांटने का दिन निकट आ रहा था। यदि तब तक पैसा नहीं चुकाया जा सका तो बड़ी परेशानी होगी। कोई विकल्प न होने पर उसे महल में प्रवेश करना पड़ा और लिन बेईफान को मामले की सूचना देनी पड़ी। लिन बेईफान बहुत शांत था और उसने कहा, चूंकि जब यह उन्हें सस्ते में बेचा जाता है तो वे इसे नहीं चाहते हैं, इसलिए मैं इसकी कीमत बढ़ा दूंगा। चलो पहले इसकी कीमत 1 टाइल चांदी बढ़ा देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या वे इसे चाहते हैं। उसके पास बैठी याओ याओ चौंक गई। ये कैसी दैवीय चाल है? क्या तुम्हारा सिर फिर से चक्कर खा गया है? जब तुमने इसे 20 टैल में बेचा था तब लोग इसे नहीं चाहते थे, और अब जब तुम इसे 21 टैल में बेच रही हो तब वे इसे चाहते हैं। बस देखो, तब तुम्हें पता नहीं चलेगा। लिन बेईफान ने हल्की हंसी के साथ कहा। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 45। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C45 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 45। अगले दिन अधिकारियों ने नई कीमतें सूचीबद्ध कर दीं। ये बात जल्द ही तेज तर्रार आम लोगों की नज़र में आ गई और उन्होंने कहा, श्रीमान अधिकारी, इस सीमेंट के मकान की कीमत कल भी 20 टाइल थी, आज इसकी कीमत 21 टाइल क्यों कर दी गई? अधिकारी ने असहाय होकर कहा, क्योंकि महाराज जानते हैं कि उन्होंने आपके लिए जो कल्याणकारी मकान तैयार किए थे वे बिक नहीं रहे हैं और वे इस बात से बहुत दुखी हैं, इसलिए उन्होंने कीमत में 1 टाइल चांदी की वृद्धि कर दी है। आम लोग चिल्ला उठे, भाड़ में जाओ। वे सभी पूरी तरह से अचंभित थे। वे सिर्फ 2 दिन से देख रहे थे। भले ही घर सस्ता था, फिर भी इसकी कीमत 20 टाइल चांदी थी, जो उनकी कई सालों की आय के बराबर थी। वे इतनी बड़ी राशि सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद ही खर्च करेंगे। लेकिन फिर सिर्फ इसलिए कि आप बुरे मूड में थे, आपने कीमत बढ़ा दी, और वह भी पूरे 1 टाइल चांदी की। महाराज, क्या आप बहुत चंचल नहीं हो रहे हैं? अरे मूर्ख सम्राट,
मकान खरीदने वाले लोगों की संख्या अभी भी बहुत कम है तथा अधिकतर लोग सिर्फ देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। एक और दिन ऐसे ही बीत गया। एक अधिकारी ने पुरानी आवास कीमतें फाड़कर नई कीमतें लगा दी। आम लोगों ने तुरंत ध्यान दिया और चौंक कर कहा, आखिर कीमत फिर कैसे बढ़ गई? इस बढ़ोतरी के साथ अब चांदी 22 ताल हो गई है, जो मूल कीमत से 2 ताल अधिक है। एक बार फिर अधिकारी ने असहाय होकर जवाब दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि घर अभी भी नहीं बिक रहे हैं, इसलिए वे बहुत दुखी हैं और कीमत एक और ताइल बढ़ाने से खुद को नहीं रोक सकते। कृपया समझने की कोशिश करें और हमारे साथ सहन करें। आम लोग, भाड़ में जाओ। क्या तुम मजाक कर रहे हो? सिर्फ इसलिए कि घर नहीं बिक रहा है, वे फिर से कीमत बढ़ा रहे हैं। यदि आप नाखुश हैं तो इसका गुस्सा घर पर मत निकालिए। वे ही थे जो इसके लिए पीड़ित थे। एक दिन बीतने के बाद अधिकारी एक नई सूची लेकर फिर आया। तेज तर्रार आम लोगों ने एक बार फिर इसे देखा और चिल्लाए, श्रीमान, आप मुझे यह नहीं बताएंगे कि घर की कीमत फिर से बढ़ गई है ना? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अधिकारी ने सिर हिलाया, आपने सही अनुमान लगाया, इसकी कीमत में 1 और ताइल चांदी की वृद्धि हुई है। आम लोग हैरान हो गए, ये फिर क्यों बढ़ गया? क्या महाराज फिर से नाखुश हैं? अधिकारी ने सिर हिलाया, नहीं, आज महाराज बहुत अच्छे मूड में हैं। आम लोगों ने कहा, यदि वह खुश है तो कीमतें क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि महामहिम ने कहा कि वह अपनी खुशी लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं। जब कीमतें कम थीं तो आपने घर नहीं खरीदे, जिसका मतलब था कि आपको वे पसंद नहीं थे। इसलिए उन्होंने कीमतें बढ़ा दी और फिर ज़्यादा लोग उन्हें खरीद रहे हैं। अब आपको ये पसंद आना चाहिए, है न? आम लोग, भाड़ में जाओ। ये कैसा विकृत तर्क है? जब आप नाखुश होते हैं तो आप कीमतें बढ़ाना चाहते हैं और जब आप खुश होते हैं तो भी आप कीमतें बढ़ाना चाहते हैं। तो आप बस कीमत बढ़ाने जा रहे हैं। महाराज, क्या आप कृपया इतना चंचल होना बंद कर सकते हैं? चौथे दिन लिन बेईफान ने कीमत में 1 और तैल चांदी की वृद्धि की, ये दावा करते हुए कि आज उसने जो मछली की हड्डियां खाईं वे पर्याप्त ताज़ी नहीं थीं, जिससे उसका मूड बहुत खराब हो गया। इसलिए उसने अपनी पीड़ा सभी के साथ साझा करने के लिए कीमत बढ़ा दी। आम लोग, लानत है। 5वें दिन उसने चांदी का दाम 1 और ताइल बढ़ा दिया। कारण ये था कि मैं सिर्फ मजे के लिए कीमत बढ़ा रहा हूँ। हिम्मत हो तो आकर मुझे काटो। आम लोग, मुझे धिक्कार है। यह मामला जल्द ही बाहरी दुनिया को पता चल गया और सभी लोग इतनी जोर से हंसने लगे कि वे लगभग पेशाब करने लगे। प्रतिदिन 1 ताइल चांदी की वृद्धि से मूर्ख सम्राट घर बेचने में असमर्थ हो जाएगा और हताशा में लापरवाही से काम करेगा। हाँ, ये सही है। ये पूरी तरह से अनियमित और गैरजिम्मेदाराना है। देश जल्द ही या बाद में ऐसे व्यक्ति के हाथों नष्ट हो जाएगा। मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि वह कैसे मरता है। हाँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। छठे दिन अधिकारी ने एक बार फिर मकान की कीमत की सूची निकाली और उसे चिपकाने के लिए तैयार हो गया। तभी उन्हें आम लोगों के एक समूह ने घेर लिया। अधिकारी, कृपया इसे अभी पोस्ट न करें। जब तक मैं घर नहीं खरीद लेता तब तक प्रतीक्षा करें, मैं आपसे विनती करता हूँ। हाँ, अगर कीमतें और बढ़ गई तो मैं घर खरीदने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। हर दिन चांदी की कीमत 1 ताइल बढ़ जाती है। इसे कौन बर्दाश्त कर सकता है? कृपया हम पर दया करें। अधिकारी मुश्किल स्थिति में था, लेकिन मुझे इसे पोस्ट करना ही होगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं शाही आदेश का उल्लंघन करूंगा और मेरा सिर कलम किया जा सकता है। जल्दी कार्रवाई न करना आपकी अपनी गलती है और अब आपको इसका पछतावा है। आम लोगों की भीड़ गहरे संकट में थी। हमें इसका बहुत अफसोस है। बस कुछ दिन की हिचकिचाहट से कीमत 30 से 40% बढ़ गई। मैं इतना गुस्से में था कि मैं पूरी रात सो नहीं सका। मैं कई रातों से अनिद्रा से पीड़ित हूँ। इसलिए हम आधी रात को यहाँ आ गए, अन्यथा हम घर खरीदने में सक्षम नहीं होते। माननीय न्यायाधीश, कृपया दया करें। हमें एक मौका दें। घर खरीदना आसान नहीं है। लोगों की दलीलों के आगे अधिकारी सिर्फ आह भरकर कह सका, ठीक है, तुम वाकई दयनीय हो, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैं पहले प्रक्रियाओं में तुम्हारी मदद करूंगा और प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद मैं आवास की कीमत में अंतर को कवर करूंगा। आम लोगों की भीड़ खुशी से झूम उठी। धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सचमुच एक न्यायप्रिय और महान अधिकारी हैं। हमारे बीच एक जीवित बोधिसत्व। परिणामस्वरूप अधिकारी ने सबसे पहले सभी के लिए घर खरीदने की प्रक्रिया पूरी की। जब अन्य आम लोगों को पता चला तो वे सभी मकान खरीदने के लिए उमड़ पड़े और प्रवेश द्वार पर इतनी भीड़ लगा दी कि वहां पानी भी नहीं घुस सका। पहले मुझे जाने दो, मैं काफ़ी चांदी लेकर आया हूँ। मैं वृद्ध हूँ, वरिष्ठों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, पहले मुझे घर खरीदने दीजिए। मैं एक महिला हूँ, अगर आपने मुझे फिर से छुआ तो मैं यौन उत्पीड़न का आरोप लगाऊंगी। हर कोई पहले आने की होड़ में था। उन्हें डर था कि अगर वे 1 मिनट भी देर से पहुंचे तो कीमतें फिर से बढ़ जाएंगी। दृश्य अविश्वसनीय रूप से अराजक था और हेशियन के पास व्यवस्था बनाए रखने के लिए 100 से अधिक अधिकारियों को बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मितलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ।
उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 46। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। सी 46 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 46। हालांकि व्यवस्था बनी रही, लेकिन घर खरीदने के लिए आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती रही, जिससे कई लंबी कतारें लग गईं। घर बेचने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की संख्या सीमित थी और वे इतने व्यस्त थे कि वे रात होने तक काम पूरा नहीं कर पाए। हेशेन के पास पंजीकरण प्रक्रिया में सहायता के लिए कुछ लोगों को भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अंत में शाम ढलने के बाद भी खरीदारों की संख्या में कमी नहीं आई, जबकि दरबारी अधिकारी पहले ही थक कर चूर हो चुके थे। हम आज के लिए बंद कर रहे हैं, कृपया कल पुनः आएं। कतार में खड़ी भीड़ तुरंत उत्तेजित हो गई, अधिकारियों को घेर लिया तथा उन्हें जाने नहीं दिया। हम कल तक कैसे इंतजार कर सकते हैं? क्या होगा अगर तब तक कीमतें फिर से बढ़ गईं? हाँ, महाराज बहुत चंचल हैं, हर दिन चांदी का दाम एक तायल बढ़ा रहे हैं, इसे कौन सहन कर सकता है? हम वास्तव में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज ही मेरा मामला निपटाया जाना चाहिए, अन्यथा मैं वापस नहीं आऊँगा। लेकिन हम पूरे दिन व्यस्त रहे हैं, आपको हमें आराम करने देना होगा। अधिकारी बहुत असहाय थे, इतने वर्षों तक पद पर रहने के बाद भी आज जितना थका देने वाला काम पहले कभी नहीं हुआ था। तुम्हें जाने की अनुमति नहीं है, आम लोगों ने सख्ती से मना कर दिया। यह हेशेन ने आम लोगों की लंबी कतार को देखा जो अभी भी इंतजार कर रहे थे और गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, तो फिर आम लोगों के लिए घर खरीदना आसान नहीं है, इसलिए कुछ अतिरिक्त प्रयास करें। आप सभी व्यस्त रहें और मैं मदद के लिए कुछ और लोगों को बुलाऊंगा। हम बारी बारी से आराम करेंगे और काम करेंगे, और इस तरह हम काम जल्दी से जल्दी कर लेंगे। धन्यवाद। आम लोग खुशी से उछल पड़े। इस प्रकार सभी ने रात भर अथक परिश्रम किया और एक के बाद एक मकान बिक गए। जिन लोगों ने बेचा वे खुश थे और खरीदार भी। केवल एक दिन में 20,000 आवास इकाइयां बेची गईं, जिससे 200,000 टैल चांदी प्राप्त हुई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस घटना के बाद आवास खरीदने का उन्माद पूरी तरह से भड़क गया। हर दिन मकान खरीदने के लिए आने वाले लोगों की संख्या अंतहीन होती थी, तथा वे कई लंबी लाइनें लगाते थे। उन्हें डर रहता था कि यदि वे एक मिनट भी देर से आए तो उनका सम्राट फिर से कीमतें बढ़ा देगा। प्रत्येक मूल्य वृद्धि 1 या 2 चांदी टैल की होती है, जो उनके कई महीनों के वेतन के बराबर होती है। इसलिए वे पहले एक मकान सुरक्षित करने के लिए अभी कुछ कठिनाई और थकान सहन करना पसंद करेंगे। परिणामस्वरूप 5 दिन से भी कम समय में पहले चरण की सभी 100,000 इकाइयां बिक गईं। सभी घर बिक चुके हैं। कृपया घर वापस चले जाएं और जब दूसरा चरण शुरू हो जाए तब वापस आएं। अभी भी लाइन में लगे आम लोग एक बार फिर भड़क गए। सारे मकान इतनी जल्दी बिक गए। महोदय, मैं भूमि पर अग्रणी रहा हूं और मैंने वापस आकर एक घर खरीदने के लिए हजारों मील की यात्रा की है। मैं नहरें खोदता रहा हूं और मैं उसी कारण से वापस आया हूं, एक घर खरीदने के लिए। हम भी देश के लिए योगदान दे रहे हैं। आप कुछ लोगों का पक्ष नहीं ले सकते और दूसरों की उपेक्षा नहीं कर सकते। कृपया हमें एक मौका दें। क्या आवास परियोजना का दूसरा चरण नहीं है? क्या हम अभी खरीद सकते हैं? हेशेन मुश्किल स्थिति में था। मैं एक अधिकारी के रूप में इस मामले पर अकेले निर्णय नहीं ले सकता, मुझे महामहिम की स्वीकृति लेनी होगी। यदि महामहिम सहमत होते हैं तो स्वाभाविक रूप से यह संभव होगा। तो फिर कृपया महोदय, महल में प्रवेश करने और इस मामले को महामहिम के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें। हमें आशा है कि वे हम पर कृपा करेंगे और हमें एक मौका देंगे। हम आपसे विनती करते हैं। भीड़ ने गंभीरता से विनती की। इसलिए हेशेन दर्शकों के लिए महल में प्रवेश किया। लिन बेईफान की स्वीकृति मिलने के बाद वह खुशी से भरे चेहरे के साथ बाहर आया और कहा, मेरे साथी लोगों, महामहिम ने सहमति व्यक्त की है। ये देखते हुए कि आपने देश के लिए भी उत्कृष्ट योगदान दिया है और कड़ी मेहनत की है, आवास के दूसरे चरण को समय से पहले बिक्री के लिए खोला जा सकता है। कीमत अब नहीं बदलेगी। ये प्रति यूनिट 25 टैल चांदी है। पहले आओ पहले पाओ। आम लोग बहुत खुश हुए। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद महामहिम। इस प्रकार वे खुशी खुशी कतार में खड़े रहे और लिन बेईफान को अपना पैसा देने के लिए तैयार हो गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जो लोग लिन बेईफान की शर्मिंदगी देखने के लिए इंतजार कर रहे थे वे अचंभित रह गए। धिक्कार है, मकान जितने महंगे बिकते हैं उतनी ही तेजी से बिकते हैं। पहले चरण का पूरा आवास बिक चुका है और अब दूसरा चरण भी बिक्री के लिए उपलब्ध है, और वह भी उस मूर्ख सम्राट को धन देते हुए। ये कैसा तर्क है? मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। ये वास्तव में भूत देखने जैसा है। उस मूर्ख सम्राट ने एक और गोली चकमा दे दी है। उस मूर्ख सम्राट को धन कमाते देखना मेरे लिए धन खोने से भी अधिक पीड़ादायक है। स्वर्ग सचमुच अंधा है। इस समय शाही महल के भीतर हेशेन खुशी से भरे चेहरे के साथ लिन बेईफान को रिपोर्ट करता है। महामहिम को रिपोर्ट करें, आवास का पहला चरण पूरी तरह से बिक चुका है और दूसरे चरण का आधा से अधिक हिस्सा बिक चुका है, जिससे कुल 2.12 मिलियन टेल्स पूंजी प्राप्त हुई है। हमने न केवल सभी मजदूरी का भुगतान किया है बल्कि अधिशेष भी है।
और इसके अलावा हर महीने हम लगभग 150,000 ताइल धनराशि वसूल करने में सक्षम होंगे। साथ ही 200,000 ताइल का कर राजस्व भी प्राप्त होगा, जिससे हमारा राष्ट्रीय खजाना हमें आधे वर्ष तक पूरी सहायता दे सकेगा। इसके अतिरिक्त आवास के दूसरे चरण की निरंतर बिक्री और खनिज बिक्री की शुरुआत के साथ धन की वसूली जारी रहेगी। आपके विनम्र सेवक को पूरा विश्वास है कि हम आधे साल के बाद एक संतुलित बजट प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, लिन बेईफान ने संतोष में सिर हिलाया। याओ याओ चौंक गया। छोटे मूर्ख सम्राट, तुम वाकई कामयाब हो गए। आम लोगों को स्वेच्छा से अपना पैसा सौंपने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन याओ याओ को समझ में नहीं आता कि घर जितने महंगे होते हैं वे उतनी ही तेजी से बिकते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। लिन बेईफान ने आह भरते हुए कहा, मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि यह मानव स्वभाव है। मानव स्वभाव है छोटे मोटे फायदों की चाहत रखना, नुकसान से डरना, आंख मूंद कर भरोसा करना और इन सब से बढ़कर झुंड प्रभाव। इसीलिए ऐसी घटनाएं होती हैं। याओ याओ ने अपना सिर खुजलाया। मुझे समझ नहीं आया। समझ में न आना सामान्य बात है। आपकी बुद्धि के हिसाब से आपके लिए इसे समझना वाकई मुश्किल होगा। आपको बस 666 चिल्लाना है और बस इतना ही काफ़ी है। TLN 666 इंटरनेट स्लैंग कूल अद्भुत है। याओ याओ क्रोधित हो गया। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ कह रहे हो? लिन बेईफान ने गंभीरता से कहा, नहीं, मैं आपको शुद्ध और सुंदर होने के लिए बधाई दे रहा हूँ। कम से कम तुम्हारा स्वाद तो अच्छा है। याओ याओ ने गर्व और नखरे वाली मुस्कान के साथ कहा। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मितलस का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 47। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C47 पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 47। इस समय लिन बेईफान का कंक्रीट घर अभी भी तेजी से बिक रहा था। धन संचय करने का ऐसा त्वरित तरीका देखकर हर कोई ईर्ष्यालु हो गया। विशेष रूप से विभिन्न देशों के सम्राटों ने जब देखा कि लिन बेईफान ने आधे महीने से भी कम समय में 2 मिलियन से अधिक की संपत्ति अर्जित कर ली है तो वे ईर्ष्या से इतने जल उठे कि बाल बाल बचने लगे। यदि वह मूर्ख सम्राट ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? इस प्रकार विभिन्न देशों के सम्राटों ने लिन बेईफान के सीमेंट पर अपनी नजरें गड़ा दीं। उदाहरण के लिए शांग साम्राज्य को ही लीजिए। कहा जाता है कि इस मूर्ख सम्राट ने सीमेंट नामक एक चमत्कारी निर्माण सामग्री का आविष्कार किया है जिसका उपयोग कुछ ही दिनों में बड़े और मजबूत घर बनाने के लिए किया जा सकता है। उसने घरों को बेचकर 2 मिलियन से अधिक टैल चांदी भी बनाए। शांग साम्राज्य के सम्राट ने दरबार में विलाप करते हुए कहा, माननीय मंत्रीगण, ये सीमेंट न केवल एक चमत्कारी निर्माण सामग्री है बल्कि एक खजाना भी है जो राष्ट्र और लोगों को लाभ पहुंचाता है। क्या हम इस सीमेंट के उत्पादन की विधि प्राप्त कर सकते हैं? इस समय प्रधानमंत्री ने झुककर मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर कहा, महाराज, आपके विनम्र सेवक को पता चला है कि मूर्ख सम्राट ने सीमेंट बनाया है और उससे घर बनाए हैं। मैंने पहले ही जांच के लिए लोगों को भेज दिया है और अब हमें सीमेंट बनाने की विधि मिल गई है। क्या ऐसा है? शांग साम्राज्य के सम्राट की आंखें चमक उठीं और उन्होंने उत्सुकता से कहा, मंत्री जी, आप वास्तव में हमारे राष्ट्र के स्तंभ हैं जो मेरी तत्काल आवश्यकताओं को निष्ठापूर्वक पूरा कर रहे हैं। जल्दी से इस विधि को मेरे अवलोकन के लिए प्रस्तुत करें। प्रधानमंत्री ने मुस्कुराते हुए कागज का एक टुकड़ा थमाते हुए कहा, महाराज, सीमेंट बनाने की विधि बहुत सरल है। इसके लिए केवल लौह धातुमल, चूना पत्थर और मिट्टी को शांत करना होता है और फिर एक निश्चित अनुपात में मिलाकर सीमेंट बनाना होता है। सीमेंट बनने के बाद इसे बस रेत, पत्थर और पानी के साथ मिलाकर घोल बनाना होता है और फिर इसका इस्तेमाल घर बनाने में किया जा सकता है। इस निर्माण की गति वाकई चमत्कारी है। सिर्फ 3 दिनों में एक बड़ा और मजबूत घर बनाया जा सकता है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शांग साम्राज्य के सम्राट जोर से हंसे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सीमेंट बनाने की विधि के साथ हमारे शांग साम्राज्य को क्यों चिंता करनी चाहिए कि यह सफल नहीं हो पाएगा? वह छोटा सम्राट भी भ्रमित और अक्षम है। सीमेंट उत्पादन की विधि को गुप्त रखना नहीं जानता, जिससे हमें इसे इतनी आसानी से प्राप्त करने की अनुमति मिल गई। मुझे वास्तव में उसका धन्यवाद करना चाहिए। कोई मेरे लिए लेखन सामग्री ला कर दे। मैं उस मूर्ख सम्राट को उसके योगदान के लिए धन्यवाद देने के लिए एक पत्र लिखना चाहता हूँ। सभी अधिकारी मन ही मन हंसने लगे। उनके सम्राट वास्तव में लिन बेईफान को धन्यवाद देने का इरादा नहीं कर रहे थे। ये स्पष्ट था कि वह उनका मजाक उड़ाना चाहते थे। वे सभी यह मजाक देखकर बहुत खुश हुए। कुछ ही क्षणों बाद शांग साम्राज्य के सम्राट ने पत्र लिखना समाप्त किया और उसे अपने सेवक को सौंपते हुए हंसते हुए कहा, इसे जितनी जल्दी हो सके ज़िया साम्राज्य के मूर्ख सम्राट को भेजो और उसके हाव भाव को नोट करना सुनिश्चित करो। वापस आकर मुझे इसकी सूचना दो। हाँ महाराज। परिचारक ने पत्र लिया और फिर वापस चला गया। अब जब हमारे पास सीमेंट उत्पादन की विधि है तो आइए राष्ट्रीय खजाने को समृद्ध करने के लिए तेजी से मकान बनाएं। शांग राज्य के सम्राट ने हंसते हुए कहा, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, इसलिए मैं प्रधानमंत्री को ये काम सौंपता हूँ। हाँ
महाराज, प्रधानमंत्री ने आदेश लिया और सीमेंट का सामान व्यवस्थित करने चले गए। 6 दिन बाद सीमेंट से एक घर बनाया गया और इसे देखकर शांग साम्राज्य के सम्राट बहुत खुश हुए। अच्छा, बहुत बढ़िया। चूंकि सीमेंट से घर बनाना संभव है तो प्रधानमंत्री जी आपको जल्दी से और घर बनाने चाहिए और उन्हें बेचकर राष्ट्रीय खजाने को भरना चाहिए। हालांकि इस समय प्रधानमंत्री परेशान थे। महामहिम, यह मुश्किल हो सकता है। शांग राज्य के सम्राट ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, ये झिझक क्या है? अपनी बात कहिए। प्रधानमंत्री ने दांत पीसते हुए कहा, महाराज, सीमेंट के घरों से पैसे कमाने का विचार काम नहीं आने वाला है। हमें कोई दूसरी रणनीति सोचनी चाहिए। सम्राट ने भौहें सिकोड़ते हुए और अपने स्वर में झुंझलाहट के भाव के साथ कहा, प्रधानमंत्री, आपका क्या मतलब है? उस मूर्ख सम्राट को देखिए जिसने पहले ही 2 मिलियन से ज्यादा टैल चांदी बना ली है। हम भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्रधानमंत्री ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उत्तर दिया, महाराज, ये वास्तव में काम नहीं करेगा। अगर हम वास्तव में उनके जैसे घर बेचते हैं तो हम सब कुछ खो देंगे, यहाँ तक कि हमारी पूंजी भी। तो अब मुझे समझाओ। शांग साम्राज्य के सम्राट ने अपने क्रोध को बड़ी मुश्किल से नियंत्रित करते हुए पूछा। हाँ महाराज, प्रधानमंत्री ने सिर झुकाकर कहा, सीमेंट बनाने के लिए हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए, लौह धातुमल, चूना पत्थर और मिट्टी। हमारे पास लौह धातुमल है और चूना पत्थर भी है, लेकिन ये दोनों सामग्रियां शहर से बहुत दूर हैं। इन्हें शहर में ले जाकर घर बनाने के लिए बहुत ज्यादा जनशक्ति और संसाधनों की जरूरत होगी। इसके अलावा सीमेंट के उत्पादन के लिए भी बड़ी मात्रा में जलाऊ लकड़ी की आवश्यकता होती है। आपके विनम्र सेवक ने एक प्रारंभिक अनुमान लगाया है, अगर हम ऐसा घर बनाते हैं तो लागत 60 टैल चांदी तक पहुंच जाएगी, जो हरी ईंटों से बने घर की तुलना में अधिक महंगा है और इसे बेचा नहीं जा सकता है। शांग साम्राज्य के सम्राट हैरान रह गए, क्या ये कैसे हो सकता है? ज़िया साम्राज्य ऐसा क्यों कर सकता है? महामहिम, ऐसा इसलिए है क्योंकि ज़िया साम्राज्य की लोहे और चूना पत्थर की खदानें उनकी राजधानी शहर के बाहरी इलाके में हैं। वे स्थानीय सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे जनशक्ति और संसाधनों की बहुत बचत होती है। इसके अलावा पास में एक कोयला खदान है और निकाले गए कोयले का उपयोग सीधे जलाने के लिए किया जा सकता है, जिससे जलाऊ लकड़ी पर और भी अधिक बचत होती है। यही कारण है कि उनके घर इतने सस्ते में बेचे जा सकते हैं और फिर भी लाभदायक हो सकते हैं। तो यह ऐसा ही है, कितना क्रोधजनक। शांग साम्राज्य के सम्राट ने क्रोध में खून थूका। धन कमाने की विधि को स्पष्ट रूप से समझना, फिर भी उसे अर्जित न कर पाना तथा शत्रु राष्ट्र को लाभ कमाते देखना वास्तव में बहुत निराशाजनक था। हताशा से अभिभूत होकर वह पागलपन की कगार पर पहुंच गया, यहाँ तक कि हत्या करने की इच्छा भी करने लगा। उसी समय वह सेवक जो लिन बेईफान को संदेश देने के लिए भेजा गया था, वापस आ गया। महाराज, यह ज़िया साम्राज्य के सम्राट का उत्तर है, आपके अवलोकनार्थ। शांग साम्राज्य के सम्राट ने इसे खोला और केवल 14 चीनी अक्षर देखे। डोंगशी की भौं की नकल करना, स्वयं को अधिक आंकना, हास्यास्पद, हास्यास्पद, मूर्ख। शांग राज्य के सम्राट को खून की उल्टी हुई। उफ। TLN, डोंगशी की भ्रूभंगिमा की नकल करना, डोंगशी की भ्रूभंगिमा की नकल करना, बिना यह समझे कि यह सौंदर्य ही था जिसने अभिव्यक्ति को आकर्षक बनाया था, न कि भ्रूभंगिमा ने। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मितलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 48। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C48 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 48। इस समय अन्य राष्ट्र भी ऐसी ही स्थिति का सामना कर रहे थे। वे लिन बेईफान की सीमेंट बनाने की विधि सीखना चाहते थे और फिर उसका उपयोग लाभ कमाने के लिए मकान बनाने में करना चाहते थे, लेकिन उन्हें जल्द ही पता चला कि सीमेंट के लिए कच्चा माल शहर से काफ़ी दूर दूर तक बिखरा पड़ा था। इनके परिवहन के लिए अनिवार्यतः भारी मात्रा में जनशक्ति और संसाधनों की आवश्यकता होगी। परिवहन के बाद भट्टियों को ईंधन देने के लिए बड़ी मात्रा में लकड़ी की आवश्यकता होगी, या फिर भट्टियों को जलाने की प्रक्रिया के लिए कोयले का खनन करना होगा, जिससे लागत बहुत अधिक हो जाएगी। इतनी ऊंची लागत के कारण स्वाभाविक रूप से मकानों की कीमत बढ़ जाएगी, जिससे उन्हें बेचना मुश्किल हो जाएगा। इसमें लगने वाले समय और प्रयास को देखते हुए केवल मिट्टी खोदकर ईंटें बनाना अधिक व्यावहारिक होगा। इस प्रकार सीमेंट बनाने की विधि चिकन पसलियों की तरह है जो खाने में बेकार होती है, लेकिन फेंकने पर अफसोस होता है। ज़िया किंगडम के शाही महल के अंदर खबर सुनते ही लिन बेईफान जोर से हंसा। तुम मुझसे पैसे कमाना सीखना चाहते हो? जब तक तुम्हारे पास मेरे जैसा धोखेबाज नहीं होगा, तुम सिर्फ मेरी धूल खाओगे। इस समय लिन बेईफान के कंक्रीट के मकान तेजी से बिक रहे थे। जो शरणार्थी बाहर जमीन साफ कर रहे थे और नहरें खोद रहे थे, उन्हें इन बेहतरीन मकानों के बारे में पता चला और वे सभी इन्हें खरीदने के लिए दौड़ पड़े। आखिर उन्हें इतना अच्छा और किफ़ायती आवास और कहाँ मिल सकता है? उन्होंने बहुत मेहनत की। क्या ये सब खाने के लिए, घर कहलाने वाली जगह के लिए नहीं था?
भोजन की समस्या अस्थायी रूप से हल हो जाने के बाद आवास के बारे में विचार करने का समय आ गया था। केवल घर के साथ ही कोई सही मायने में घर पा सकता है। दूसरे चरण की 1 लाख आवास इकाइयां शीघ्र ही बिक गईं तथा सभी लोग तीसरे चरण के शुभारंभ का उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अतः लिन बेइफान की स्वीकृति के साथ आवास परियोजना का तीसरा चरण निर्धारित समय से पहले ही शुरू कर दिया गया। इन कंक्रीट घरों के माध्यम से लिन बेइफान ने $3 मिलियन की पूंजी अर्जित की, जो राष्ट्रीय खजाने को चलाने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। जैसे जैसे एक के बाद एक मकान वितरित होते गए, बाजार पूरी तरह से सक्रिय हो गया। आखिरकार घर के साथ आपको बिस्तर की भी जरूरत होती है ना? आपको मेज और कुर्सियों की जरूरत है ना? आपको रजाई, कटोरे और चॉपस्टिक की जरूरत है ना? अब तो आपके पास घर भी है। अब समय आ गया है कि आप जीवन भर के लिए घर बसाने के बारे में सोचें, है ना? अब समय आ गया है कि आप वंश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। इन सब चीज़ों में पैसा खर्च होता है, इसलिए इन क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार व्यवसाय बढ़ने लगे। अधिक व्यवसाय के कारण एक व्यक्ति सब कुछ नहीं संभाल सकता, इसलिए आपको अनिवार्य रूप से कुछ लोगों को काम पर रखने की आवश्यकता होगी, है ना? अधिक लोगों के पास खाने के लिए भोजन और कमाने के लिए पैसा होगा तो क्या उपभोग में वृद्धि नहीं होगी? बढ़ती खपत के साथ पैसा कमाने वाले लोगों की संख्या स्वाभाविक रूप से बढ़ रही है। बढ़ता है ना? अब सबके पास पैसा है तो राष्ट्रीय खजाने का राजस्व कैसे नहीं बढ़ेगा? ज़िया साम्राज्य इतनी तेजी से फल फूल रहा है कि उसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। एक अनाम पर्वत शिखर के ऊपर याओ याओ के आश्चर्यजनक रूप से सुंदर स्वामी ने नीचे से प्रसारित की जा रही नवीनतम खबरों को देखा और आश्चर्यचकित होकर कहा, उसने वास्तव में ये कर दिखाया। पैसा अभी भी प्रचुर मात्रा में है, लेकिन जब ये प्रसारित होने लगता है तो हर कोई अमीर बन जाता है। ये युवक वास्तव में असाधारण है। वह बाहरी दुनिया द्वारा अफवाह फैलाए जाने वाला मूर्ख सम्राट नहीं है, बल्कि एक अपरंपरागत और प्रबुद्ध शासक है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद उसने लिन बेइफान का पुनर्मूल्यांकन करना शुरू कर दिया। उसके पिछले निर्णयों को एक अलग नजरिए से देखने पर उसे अचानक कुछ अनोखा पता चला। अफवाह यह है कि उसने अपने राज्य की अपेक्षा सुंदरियों को अधिक तरजीह दी तथा स्वेच्छा से लोहे की खदान दे दी। लोहे की खदान के ढहने के बाद से ही उन्होंने इसे पूरी तरह से त्याग दिया है। लोहा हर देश के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे आसानी से त्यागा जा सके। जब तक खदान खत्म नहीं हो जाती तब तक इसे त्यागने का यही एकमात्र कारण है। इसलिए इसे देने से पहले वह लोहे की खदान वास्तव में एक खर्चीली खदान थी, खोखली और बेकार। इसलिए उसने इस खत्म हो चुकी खदान का इस्तेमाल मोकिंगडम से बड़ी दौलत के बदले में किया। ये वाकई एक समझदारी भरा कदम था। इसके बाद लौह खदान का ढहना अप्रत्याशित था, फिर भी उचित था। अफवाहें हैं कि वह राजनीति को नहीं समझते, लापरवाही से काम करते हैं और उन्होंने वफादार प्रधानमंत्री और ग्रैंड जनरल के साथ साथ कई अन्य पुराने अधिकारियों को भी बर्खास्त कर दिया है, जिससे अदालत पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गई है। जब से इन पुराने न्यायालय अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है, तब से पूरा देश एक ऐसा स्थान बन गया है जहां अंतिम निर्णय उन्हीं का होता है। वे जो चाहे करते हैं, जिन्हें चाहे नियुक्त करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पुराने अधिकारियों के चले जाने से खनन, भूमि सुधार और नदी तलकर्षण जैसी श्रमगहन और महंगी नीतियों को सुचारू रूप से क्रियान्वित किया जा सकेगा, जिससे न्यायालय अत्यधिक कुशल बन सकेगा। उनका दृष्टिकोण बहुत कट्टरपंथी है। अगर वे पुराने अधिकारी अभी भी जीवित होते तो शायद वे उनके कार्यों को रोक देते और उनके निर्णयों को प्रभावित करते। वह दरबारी राजनीति से अनभिज्ञ नहीं है, बल्कि वह उसे बहुत अच्छी तरह समझता है। अफवाहें हैं कि उन्हें अर्थशास्त्र की समझ नहीं है। वे अपनी मर्जी से पैसे बांटते हैं, जिससे राष्ट्रीय खजाना ढह जाता है। अब तथ्यों ने साबित कर दिया है कि उनका दृष्टिकोण सही था। राष्ट्रीय खजाना ढह नहीं गया, इसके बजाय इसने लाभ कमाया है और इसने घरेलू बाजार को भी प्रेरित किया है, जिससे कई लोग अमीर बन गए हैं और उनके जीवन में काफ़ी सुधार हुआ है। अफवाहें कहती हैं कि वह सैन्य रणनीति को नहीं समझता है, बेतरतीब आदेश देता है और सैनिकों को खोए बिना या मो साम्राज्य को कमजोर किए बिना उसने अन साम्राज्य और शांग साम्राज्य की मजबूत सैन्य ताकतों को उकसाया। मोकिंगडम ने पहले ही 600,000 सैनिकों को खो दिया है और अब कोई खतरा नहीं है। ज़िया किंगडम के लिए सबसे बड़ा खतरा वास्तव में एन किंगडम और शांग किंगडम है। मोकिंगडम पर कब्जा करने के बाद उनकी राष्ट्रीय शक्ति बढ़ेगी और अगला लक्ष्य ज़िया किंगडम होने की बहुत संभावना है। आखिरकार एक मूर्ख सम्राट द्वारा शासित देश को धमकाना आसान है। इस समय ज़िया किंगडम बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहा है और अगर युद्ध हुआ तो सभी प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। इसीलिए उसने पीछे की रक्षा के लिए शांग किंगडम और एन किंगडम को रोककर हमला करने की पहल की। उसने सबसे बड़ी शांति के लिए सबसे छोटी कीमत का व्यापार किया। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मितलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 49। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया।
C49 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 49। इस अद्भुत सुंदरी ने गहन चिंतन जारी रखा तथा यह महसूस किया कि लिन बेइफान के कई मूर्खतापूर्ण कदमों के परिणामस्वरूप अंततः अप्रत्याशित रूप से सकारात्मक परिणाम सामने आए। बेशक अभी भी उसकी कई मूर्खतापूर्ण हरकतें थीं जिन्हें वह समझ नहीं पाए। उदाहरण के लिए उसने मो साम्राज्य पर 2 बार आक्रमण क्यों किया, केवल अपने सैनिकों को वापस बुलाने और भूमि वापस करने के लिए, जैसे कि वह कोई व्यर्थ कार्य कर रहा हो। और वह एक महिला को जनरल क्यों नियुक्त करेगा जो शांग साम्राज्य के खिलाफ लड़ने के लिए 100,000 की सेना का नेतृत्व करेगी। लेकिन ये सब लिन बेइफान की चमक को ढक नहीं सका। हो सकता है कि वह अभी इसे न समझे, शायद इसलिए कि उसका ज्ञान उस स्तर तक नहीं पहुंचा है, उसकी सोच उतनी गहरी नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में वह इसे समझ जाए। निरीक्षण जारी रखें। यदि वह ज़िया साम्राज्य को एक महान राष्ट्र बनाने के लिए नेतृत्व कर सकता है तो ये साबित होगा कि उसके पास जबरदस्त क्षमता है। भविष्य में एक राजवंश की स्थापना करना उसके लिए असंभव नहीं है और हमारा पवित्र संप्रदाय उसकी मदद कर सकता है। वह अत्यंत सुंदर महिला पालथी मारकर बैठ गई, अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी साधना का अभ्यास जारी रखा। यद्यपि लिन बेइफान के बारे में कुछ आलोचनाएं थीं, फिर भी ज़िया साम्राज्य फल फूल रहा था। इस समय लिन बेइफान को मो साम्राज्य से नवीनतम युद्ध रिपोर्ट प्राप्त हुई। मो साम्राज्य ने 3 राष्ट्रों के विरुद्ध अकेले युद्ध लड़ा और 3 महीने तक टिके रहा। लेकिन अब शहर के भीतर खाद्य आपूर्ति समाप्त हो चुकी थी। चारों ओर से घिरे होने और भोजन प्राप्त करने और परिवहन करने में असमर्थ होने के कारण वे अंततः टिक नहीं सके। दुश्मन ने शहर के द्वार तोड़ दिए और एक के बाद एक शहर गिरते गए। हालांकि जब दुश्मन ने मो साम्राज्य की राजधानी पर हमला किया तो मो के सम्राट और कई शाही परिवार के सदस्य महत्वपूर्ण मंत्रियों के साथ पहले ही बिना किसी सुराग के भाग गए थे। कितने बेकार सहयोगी हैं। मैंने आपके लिए 2 देशों को रोकने में मदद की और फिर भी ये सब बिखर गया। लिन बेइफान को बहुत पछतावा हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि मो किंगडम 2 महीने और टिक पाता तो वह घरेलू बुनियादी ढांचा परियोजनाएं पूरी कर लेता। पीछे कोई चिंता न रह जाने पर वह सेना भेजकर किसी अन्य देश पर विजय प्राप्त करने के अवसर का पूरा लाभ उठा सकता था। लेकिन अफसोस, जीवन में कोई अगर नहीं होता और चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। सौभाग्यवश उन्होंने मो साम्राज्य का लगभग सारा मूल्यवान सामान ले जाया था। लिन बेइफान मन ही मन मुस्कुराया, ये सोचते हुए कि तीनों देशों के चेहरों पर क्या भाव होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मो साम्राज्य, जिस पर उन्होंने बड़ी मेहनत से विजय प्राप्त की थी, किसी भी संसाधन से रहित एक बंजर भूमि में बदल गया है। ये निश्चित रूप से काफी मनोरंजक होगा। हाँ, आदेश भेजिए। जनरलों अनलुशान और चाई युक्सिन को निर्देश दीजिए कि वे जल्दबाजी में काम न करें, हमारे राष्ट्र के द्वारों की दृढ़ता से रक्षा करने में सेना का नेतृत्व करें और अन साम्राज्य और शांग साम्राज्य के एक भी सैनिक को सीमा पार करने से रोकें। हाँ महाराज। इसके बाद लिन बेइफान ने अपने राष्ट्र की विकास स्थिति की जांच करने के लिए एम्पायर सैंडबॉक्स खोला। एम्पायर सैंडबॉक्स शुरुआती स्तर। प्रादेशिक क्षेत्र 320,000 वर्ग मील। कृषि योग्य भूमि 240,000 वर्ग मील। घरेलू संसाधन 81 मिलियन टेल, 1 लौह खदान, 2 कोयला खदान, 1 तांबा खदान। जनसंख्या 3.9 मिलियन। धनी लोग 3%, आम लोग 45%, गरीब लोग 52%। सैन्य शक्ति 600,000, 3 यूनिट विशेषज्ञ, 250 मार्शल कलाकार। व्यापक राष्ट्रीय शक्ति 680। लघु राज्य स्तर। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मो किंगडम से प्राप्त पिछले रिटर्न के आंकड़ों की तुलना में प्रादेशिक क्षेत्र घटकर 320,000 वर्ग मील रह गया है। हालांकि जनसंख्या में लगभग 10 लाख की वृद्धि हुई है। इनमें धनी लोगों की संख्या में 2% अंकों की वृद्धि हुई, आम लोगों की संख्या में 27% अंकों की वृद्धि हुई, जबकि गरीब लोगों की संख्या में 19% अंकों की कमी आई, जिससे जनसंख्या संरचना में काफ़ी सुधार हुआ। सैन्य शक्ति की दृष्टि से ये दोगुनी हो गई है, जिसमें 1 यूनिट और 50 मार्शल कलाकार शामिल हो गए हैं। इसलिए व्यापक राष्ट्रीय शक्ति में 40 अंकों की वृद्धि हुई है। लिन बेइफान इस बात से काफ़ी संतुष्ट हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उनके ज़िया साम्राज्य की राष्ट्रीय शक्ति मजबूत होती जाएगी। डिंग। जैसे जैसे खिलाड़ियों की राष्ट्रीय शक्ति बढ़ती है, आपकी ताकत भी उसी हिसाब से बढ़ती है। आपको पवित्र आत्मा तलवार तकनीक से पुरस्कृत किया जाता है। पवित्र आत्मा तलवार तकनीक एक तलवार संघ द्वारा बनाई गई शीर्ष स्तरीय तलवारबाजी है। इसमें कुल 23 तलवार चालें शामिल हैं। तलवार के तरीके की गहन और गहरी समझ लिन बेइफान के दिमाग में उभरी। लिन बेइफान ने इसे गंभीरता से समझा और इस अवधारणा को समझने के लिए पूरी रात बिता दी। इसे समझने के बाद वह एक कुशल तलवारबाज बन गया और उसकी ताकत काफ़ी बढ़ गई। अपने दिल में सदमे और खुशी के मिश्रण के साथ उन्होंने कहा, ये पवित्र आत्मा तलवार तकनीक बहुत शक्तिशाली, बेहद भयंकर और निर्दयी है। प्रत्येक तलवार पिछली से अधिक भयानक है। विशेष रूप से अंतिम तलवार, इसे नर्क की तलवार कहा जा सकता है। इसके प्रहार से सब कुछ जम जाता है, जिससे प्रतिद्वंद्वी मेरी दया पर छोड़ देता है। वास्तव में सबसे मजबूत तलवार, इसका उपयोग अंतिम तुरुप के पत्ते के रूप में किया जा सकता है। लिन बेइफान अपनी उपलब्धि से बेहद संतुष्ट थे।
खुशी की बात यह है कि उन्होंने घरेलू स्थिति की समीक्षा जारी रखने के लिए एम्पायर सैंडबॉक्स खोल दिया। उस समय लिन बेइफान ने बहुत आश्चर्य से कहा, बाहरी दुनिया ने अफवाह फैलाई कि आप भाग गए हैं और बिना किसी निशान के गायब हो गए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप वास्तव में मेरे क्षेत्र में आएंगे। हाँ हाँ, सच में स्वर्ग मेरी मदद कर रहा है। मैं निश्चित रूप से आपका उचित स्वागत करूंगा। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मितलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया अध्याय 50 जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया C50 पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 50 इस समय जिया साम्राज्य के एक पहाड़ी जंगल के भीतर मो साम्राज्य का एक समय शासक दयनीय स्थिति में था। अपनी पत्नी, बच्चों और कुछ मंत्रियों को लेकर जंगल से होते हुए जान बचाने के लिए भाग रहा था। महाराज, एक बार जब हम इस जंगल को पार कर लेंगे तो हम पूरी तरह से जिया साम्राज्य के क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। जिया साम्राज्य उस मूर्ख सम्राट के शासन के अधीन है। हमें सतर्क और सावधान रहना चाहिए कि वह हमें न पकड़ ले, एक बुजुर्ग मंत्री ने चेतावनी दी। मो साम्राज्य के सम्राट ने सिर हिलाया। बेशक, मैं समझ गया। आप सभी को भी सावधान रहना चाहिए कि आप अपनी पहचान उजागर न करें। हाँ महाराज, सभी ने एक स्वर में उत्तर दिया। मो साम्राज्य के सम्राट ने गहरी सांस ली और कहा, अब से मुझे महामहिम कहकर न बुलाएं। एक पतित राष्ट्र के सम्राट के रूप में मुझे महामहिम की उपाधि का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है और मैंने अपने पूर्वजों को शर्मिंदा किया है। महाराज, इसमें गलती आपकी नहीं है। आप स्वयं को दोष न दें। हमारे दिलों में आप सदैव हमारे बुद्धिमान और बहादुर सम्राट रहेंगे। यद्यपि अभी हमें असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी हम निश्चित रूप से पुनः उठ खड़े होंगे। उसके आसपास के लोगों ने एक स्वर में उसे सांत्वना दी। मो राज्य का सम्राट बहुत दुखी हुआ और ऊंची आवाज में बोला, जब मैं अपने राष्ट्र को पुनर्स्थापित करूंगा तो मैं आप में से हर एक को कभी नहीं भूलूंगा। महामहिम के इस अनुग्रह के लिए धन्यवाद। भीड़ ने बड़ी खुशी से कहा। महाराज, हम कई दिनों से रात रात भर दौड़ रहे हैं, कृपया थोड़ा आराम कर लें। ये सूखी रोटी और साफ पानी है, पहले अपना पेट भर लें, फिर हम अपनी यात्रा जारी रखेंगे। किसी ने कुछ खाना थमा दिया। अच्छे से। मो साम्राज्य के सम्राट ने बेस्वाद सूखी रोटी खाते हुए गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, अगर हमारे देश का पतन न होता तो मैं इस स्थिति में क्यों पहुंचता। एक नष्ट हुए देश का बदला आसमान के नीचे नहीं लिया जा सकता। पेंग साम्राज्य, आन साम्राज्य, शांग साम्राज्य और जिया साम्राज्य, तुम सब मेरा इंतजार करो। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं अपने सैनिकों को लेकर तुम सबको कुचल दूंगा ताकि अपने दिल में मौजूद नफरत का बदला ले सकूं। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। किसी ने पूछा, महाराज, इस यात्रा में हम कहाँ जा रहे हैं। हम महान ली राजवंश जा रहे हैं। मो साम्राज्य के सम्राट ने नीचे देखते हुए फुसफुसाते हुए कहा, मेरे पूर्वजों ने वहां चांदी की एक राशि जमा की है, लगभग 5 मिलियन टेल। हालांकि यह बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये हमारे राष्ट्र की पुनर्स्थापना के लिए राजधानी के रूप में काम करने, सैनिकों की भर्ती करने और घोड़े खरीदने के लिए पर्याप्त है। मैं आप सभी को अपना विश्वासपात्र मानता हूं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। आपको ये जानकारी लीक नहीं होने देनी चाहिए। ये सुनकर भीड़ बहुत खुश हो गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अभी भी 5 मिलियन टेल उपलब्ध हैं। ऐसा लग रहा था कि राष्ट्र की पुनर्स्थापना आशाहीन नहीं थी। हाँ महाराज, भीड़ ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। मो साम्राज्य के सम्राट ने यह दृश्य देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। लोगों को सबसे ज्यादा डर उम्मीद की कमी से लगता है। अब जब मैंने आपको बता दिया है कि अभी भी 5 मिलियन टेल हैं, तो आप सभी मेरे साथ पूरे दिल से काम करेंगे। सभी लोग खाना खाते रहें। आगे की यात्रा के लिए पेट भर लो। मो साम्राज्य के सम्राट ने ऊंची आवाज में घोषणा की। उसी समय दूर से एक उपहासपूर्ण आवाज आई। बहुत बढ़िया कहा, आगे की यात्रा के लिए खूब खाओ पियो। भीड़ के चेहरे के भाव बदल गए। कौन? बेशक, यह मैं ही हूँ, याओ। काली शर्ट पहने एक प्यारी सी युवा लड़की सबके सामने आई। यद्यपि उनके सामने खड़ी लड़की एक हानिरहित लड़की प्रतीत हो रही थी, फिर भी किसी ने भी अपनी सतर्कता कम करने की हिम्मत नहीं दिखाई। आखिरकार ये तथ्य कि उसका पता तभी चला जब वह इतनी करीब आ गई थी, ये दर्शाता है कि वह एक विशेषज्ञ थी। अंतर्निहित क्षेत्र का एक विशेषज्ञ। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आप कौन हैं? मो साम्राज्य के सम्राट ने सावधानी से पूछा। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? मेरा नाम याओ है। जिया साम्राज्य के छोटे मूर्ख सम्राट ने मुझे तुम्हें पकड़ने के लिए भेजा है। इस बार मैंने वाकई एक बड़ी मछली पकड़ी है और मैं बहुत सारा पैसा कमाने जा रहा हूँ। हा। याओ ने उत्साह से भरे चेहरे के साथ कहा। राज्य के सम्राट मो को ऐसा महसूस हुआ मानो वह मांस का एक टुकड़ा हो जिसे दूसरे पक्ष ने निशाना बनाया हो। सम्राट की रक्षा करो, 2 सेनापतियों ने चिल्लाकर बताया कि वे भी जन्मजात थे। अपनी क्षमताओं को ज्यादा आंकना। याओ ने उन्हें अपने प्रयासों को बचाने की सलाह दी। एक झटके के साथ उसने एक भयानक आभा फैलाई और एक भयंकर गति के साथ आगे बढ़ी।
एक कप चाय खत्म करने में लगने वाले समय से भी कम समय में दोनों इनिट स्तर के जनरल सांस फूलने के कारण खून से लथपथ पड़े थे। सम्राट मो और अन्य लोगों को यह भी पता नहीं था कि याओ याओ ने उन पर कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया था, वे सभी बेहोश हो गए। उसी समय जिया साम्राज्य से एक सेना आए, आदरपूर्वक झुककर बोली, मिस याओ याओ। याओ याओ ने हंसते हुए ताली बजाई और कहा, ये वे लोग हैं जिन्हें आपके महाराज चाहते थे, इन सबको वापस ले जाए। हाँ मिस याओ याओ। सैनिकों ने कैदियों को कसकर बांधा और उन्हें वापस ले जाने के लिए घोड़ागाड़ी पर लाद दिया। एक दिन बाद वे जिया साम्राज्य की राजधानी शहर पहुंचे। मो साम्राज्य का सम्राट जब उठा तो उसने देखा कि वह व्यक्ति उससे सबसे अधिक घृणा करता था और उससे मिलना भी नहीं चाहता था। उसने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, मूर्ख सम्राट, तुम यहाँ कैसे आए? लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ फैलाए और कहा, यह जिया साम्राज्य की राजधानी है, मुझे और कहाँ होना चाहिए। मो साम्राज्य के सम्राट ने चारों ओर देखा और तुरंत अपनी दुर्दशा समझ गए। उनका दिल कड़वाहट से भर गया और उन्होंने अपना सिर हिलाया और आह भरी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक बार फिर आपसे हार जाऊंगा। क्या ये हो सकता है कि आप वास्तव में मेरे दुश्मन हैं? जैसा आप चाहते हैं वैसा करें, मुझे मार दें या चमड़ी उधेड़ दें, लेकिन अगर मैं थोड़ा भी भौहें सिकुड़ता हूं तो मैं सच्चा आदमी नहीं हूं। मो राज्य के सम्राट, आप बहुत गंभीर बात कहते हैं। लिन बेईफान ने मो साम्राज्य के सम्राट को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की और व्यक्तिगत रूप से उसे खोला। अब जब आपका देश बर्बाद हो गया है और आपका परिवार चला गया है, आपके पास सीमित शक्ति है और आपके आदेश के तहत एक भी सैनिक नहीं है, आप मेरे लिए कोई खतरा नहीं है, मैं आपको क्यों मारूंगा? मो राज्य के सम्राट हैरान थे, तो फिर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।